आज का हमारा टॉपिक है रिग्रेशन। जी, नाम सुन रखा है आपने रिग्रेशन का? जी मैम। एनी आइडिया अबाउट रिग्रेशन? मैम किसी डेटा सेट के ऊपर कोई फंक्शन या लाइन फिट करना या देखना कि अगर कोई जनरल ट्रेंड आया करता है डेटा के अंदर। दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन। Basically the dependence of one variable on more than one variable. To study such type of dependence is called regression. Basically in regression we are going to answer the we predict one variable from another. How does one variable change as the other change? So in order to address these two questions we have to study regression. तो बेसिकली जब हम बात करते हैं रिग्रेशन की तो रिलेशनशिप की बात होती है कि रिलेशनशिप क्या है दो वेरिएबल्स या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान। जैसे अगर आप ये कहें कि आप इंशाल्लाह अभी आपका ये थर्ड ईयर कंप्लीट हो जाएगा इस सेमेस्टर के बाद, नहीं थर्ड ईयर चल रहा है अभी, ये जून में कंप्लीट होगा थर्ड ईयर और इंशाल्लाह सैलरी की क्या एक्सपीरियंस के ऊपर, सैलरी आपकी किस तरीके से डिपेंड कर रही है एक्सपीरियंस के ऊपर। ऑब्वियसली देयर वुड बी अ रिलेशनशिप, सैलरी इज डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस। या अगर हम इसकी बात ना करें तो हम ये कहेंगे एक पर्सन का वेट उसकी हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हाइट अगर ज्यादा या कम होगी तो उसके मुताबिक वेट भी चेंज होता है और फिर एक स्टेज आती है कि वेट स्टेबल नहीं होती, यानी हाइट तो एक स्टेज आती है कि वो हो जाती है आपकी कांस्टेंट रहती है। तो क्या डिपेंडेंस है इन वेरिएबल्स की दूसरे के ऊपर, और अगर डिपेंडेंस है तो उस डिपेंडेंस को हम इक्वेशन की फॉर्म में किस तरह शो कर सकते हैं। बेसिकली इन इसको हम कहेंगे कि हम इसको रिग्रेशन इन डिपेंडेंस को स्टडी करता है कि रिग्रेशन इन्वेस्टिगेट्स द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल विच इज द डिपेंडेंट वेरिएबल on one or more than other variables, independent variables, and provides an equation to be used for estimating or predicting the average value of the dependent variable from the known values of the independent variable. So it basically provides you an equation. Equation provide करता है कि उस equation में होगी, अगर आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल को आप y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट को आप x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो y would be written in terms of x, whether it would be linear or non-linear, और कोई भी x की वैल्यू आप इसमें पुट करके फिर आप y की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं या एस्टिमेट कर सकते हैं। बेसिकली ये एस्टिमेशन ही है, ये अप्रोक्सीमेशन ही है, एग्जैक्ट वैल्यू तो आपको इससे नहीं मिलेगी क्योंकि एग्जैक्ट रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हमारा काम है रिग्रेशन में। सो रिग्रेशन में the relation between the expected value of the dependent variable and the independent variable is called a regression line. रिग्रेशन लाइन से उसको हम कहेंगे। एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल इज assumed to be random variable whereas the independent variables are assumed to have fixed values, that is they are chosen non randomly. इसमें हम independent variables को non random कह रहे हैं और dependent variable को random कह रहे हैं। दो तरह की रिग्रेशन है आपके पास, सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन। The study of dependence of a variable on a single independent variable is called a simple or two variable regression. Simple regression में you have one dependent and only one independent variable. Single independent variable है तो हम उसको simple regression कहेंगे। जैसे अगर आपकी डिपेंडेंस है, वेट की डिपेंडेंस हाइट के ऊपर है, सिर्फ हाइट के ऊपर हम देख रहे हैं कि हाइट के ऊपर डिपेंडेंस है, तो ये आपके पास सिंपल रिग्रेशन है क्योंकि देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन अगर हम ये भी कहें कि वेट के साथ साथ डिपेंडेंस, वेट की डिपेंडेंस हम देख रहे हैं हाइट के साथ साथ जेनेटिक्स पे भी और भी कुछ फैक्टर्स हैं, तो आपके पास ये मल्टीपल रिग्रेशन हो जाएगा। द स्टडी ऑफ डिपेंडेंस ऑफ अ वेरिएबल ऑन टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड अ मल्टीपल रिग्रेशन। जिसमें आपके पास एक से ज्यादा independent variables हों, factors affecting the dependent variables are more than one, then that relationship is called multiple regression. तो इस कोर्स में हम सिंपल रिग्रेशन के साथ ही डील करेंगे, सॉरी मल्टीपल भी देखेंगे लेकिन लीनियर देखेंगे, लीनियर रिलेशनशिप देखेंगे कि आपके पास दो वेरिएबल्स है, वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट। आपके पास सिंपल आएगा, अगर आपके पास यू हैव मोर देन वन
independent variable, then that regression is a multiple regression. So if the dependence of a variable on independent variable is represented by a straight line equation, the regression is said to be linear. Otherwise it is said to be curvilinear. Otherwise उसको हम curvilinear कहेंगे कि अगर line नहीं बन रही, कोई curve बन रहा है, तो हम उसको curvilinear regression कहेंगे. तो regression आपके पास simple और multiple हो सकते हैं, और regression आपके पास linear और curvilinear हो सकते हैं. तो अभी जो फर्स्ट हमारा काम होगा, जो हमने डिराइव करनी इक्वेशन, वो सिंपल लीनियर इक्वेशन की करनी है, और इसके बाद जो डेरिवेशन है वो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है. ठीक है, कर्वी लीनियर नहीं करे. लीनियर में सिर्फ आपके पास डिग्रीज ऑफ द वेरिएबल इज 1, लेकिन कर्वी लीनियर की बात करेंगे तो उसमें आपके पास पॉलिनोमियल ऑफ हायर डिग्री भी आ सकते हैं, आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आ सकते हैं, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. यानी कर्व है तो कर्व किसी भी इक्वेशन के साथ अदर देन द लीनियर रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं. तो कर्वी लीनियर को तो हम यहाँ पे नहीं डील कर रहे हैं, हम सिर्फ लीनियर को डील कर रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन को डील कर रहे हैं. सिंपल और मल्टीपल रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन को हम डील करेंगे. सो दो टर्म्स और आ गई हैं, रिग्रेसेंट एंड रिग्रेसर. द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड द रिग्रेसेंट and the independent variable is referred to as regressor. जैसे अगर आप ये कहें कि इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, लीनियर रिग्रेशन है, सिंपल लीनियर इक्वेशन है, इसको मैंने इससे रिप्रेजेंट किया है. नाउ दिस y is called the regressant, और ये x है आपके पास रिग्रेसर. ये टर्म हम इसमें यूज कर रहे होंगे. x आपके पास नॉन रैंडम है और y आपके पास रैंडम वेरिएबल है. सो दे आर टू टाइप्स ऑफ. यस, मल्टीपल रिग्रेशन आपने बताई थी मैम, वो समझ नहीं आएगा, एक बार रिपीट कर दें. मल्टीपल रिग्रेशन ऐसे ही जैसे कि आप ओडीज और पीडीज में जो आपको फर्क नजर आता है, ओडीज और पीडीज में क्या फर्क है कि ओडीज में आपके पास सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिसके पास सिर्फ आपके पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है. और पीडीज में, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में, आपके पास जो है मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, आपके पास ऑर्डिनरी बल्कि पार्शियल डेरिवेटिव आ जाता है. उसी तरीके से सिंपल रिग्रेशन में यू हैव ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ओनली वन फैक्टर इज अफेक्टिंग योर डिपेंडेंट वेरिएबल. So you have a simple regression, and if you have more than one factors in depend that that affecting the dependent variable, then that regression is called multiple regression. यानी अगर आप अपनी सैलरी देखने हैं कि सैलरी सिर्फ एक्सपीरियंस से इफेक्ट हो रही है, एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो वो सिंपल रिग्रेशन होगा. लेकिन अगर आप ये भी देख रहे हैं कि आपकी सैलरी सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं, आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर भी डिपेंड करी, इतने इयर्स ऑफ एजुकेशन है, या आपकी डिग्री के ऊपर भी डिपेंड करी, दो फैक्टर्स उसको इफेक्ट कर रहे हैं, एक्सपीरियंस और डिग्री, योर क्वालिफिकेशन, तो फिर हम उसको मल्टीपल रिग्रेशन कहेंगे. यस मैम. इफ यू हैव मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो आपके पास मल्टीपल रिग्रेशन है. अगर लीनियर सिंपल की बात करें तो लीनियर सिंपल रिग्रेशन मेरे पास ये होगा, ये. और अगर लीनियर मल्टीपल रिग्रेशन की बात करें तो डिपेंडेंट तो एक ही होगा, इंडिपेंडेंट आपके पास फिर दो हो जाएंगे, एक x1 हो जाएगा और फिर एक x2 हो जाएगा. दो वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जो कि वेरिएबल y को इफेक्ट कर रहे हैं. तो ये जो फर्स्ट वन है ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, जो सेकंड इक्वेशन मैंने लिखी है ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है. राइट, ओके. तो रिग्रेसेंट और रिग्रेसर की बात कर ली. अब हमारे पास दो तरह के रिलेशन है. दो तरह के रिलेशंस को हम मॉडल्स के साथ भी कह सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ रिलेशंस और टाइप्स ऑफ मॉडल्स, डिटर्मिनिस्टिक रिलेशन और प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशन. प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशन का मतलब है नॉन डिटर्मिनिस्टिक रिलेशन. जी क्या होगा डिटर्मिनिस्टिक रिलेशन? डिटर्मिनिस्टिक मैम ऐसा रिलेशन जिसमें हमारे पास प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स हों और हमें उसमें 100% सर्टेनिटी हो कि इज लाइक y इक्वल्स टू x+1, इसमें कोई हमें अनसर्टेनिटी नहीं है, तो ये डिटर्मिनिस्टिक यानी रिलेशन हो जाता exact relationship. When there is an exact relationship exists between the variables, then that relationship is called deterministic relationship. जैसे कोई इक्वेशन, कोई एग्जांपल दें इसकी डिटर्मिनिस्टिक की. जी हसन आपने बताइए. है. यस मैम, लाइक कुछ भी आप ले सकते हैं, y कोई इक्वल्स टू मुझे फुल x+1. मार्क्स आ गए, अब तो बतानी पड़ेगी एग्जांपल. लेट ज्वाइन किया था और लेट सबमिट कराया था थोड़ा, यस मैम, वो थोड़ा सा मुझे बिजी बताया था नहीं आपने. मैम. ये जो कुछ आप तो डॉक्यूमेंट्स पहले भी आपने एक दफा ये बात की थी, मैं बिजी था, और अब फिर आपने कह दिया मैं बिजी था. वो मैम बस हो जाता है कुछ भी. बताएं फिर एग्जांपल दें.
मैम कुछ भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू x प्लस 1, वो भी तो एक डिटर्मिनिस्टिक रिलेशन ही है। नहीं, कोई एग्जैक्ट रिलेशनशिप हो ना। मैम टेम्परेचर इन सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का जो रिलेशन होता है वो भी ले सकते ठीक है, हैं। जैसे ये आपके पास एग्जैक्ट रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप मैंने लिखा है इस केस में। अगर हम सिर्फ लीनियर लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लीनियर रिलेशनशिप ही होगा, आपके पास नॉन लीनियर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने अपने आसानी के लिए लीनियर ही लिखा है। अगर एक्स की कोई भी वैल्यू मैं इसमें पुट करूँ तो वाई की जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट वैल्यू होगी, यानी ऑब्जर्व वैल्यू भी वही होगी। जैसे आपने कहा कि फ़ारेनहाइट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेंटीग्रेड, तो ये एग्जैक्ट रिलेशनशिप है, डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप है। इसमें यानी आप करेंगे उससे जो आपको इक्वेशन से जो आपकी वैल्यू मिल रही है बेसिकली वही आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू, और वो ऑब्जर्व वैल्यू भी वही होगी। इसके अलावा कोई और इक्वेशन, किसी और के जहन में कोई इक्वेशन हो या कोई रिलेशनशिप हो? नॉन डिटर्मिनिस्टिक रिलेशन कैसा होगा? प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशन। मैम जिसमें कोई परसेंटेज इन्वॉल्व हो कि इतने परसेंट चांस है कि ये हो और इतने परसेंट चांस है कि ये हो। चांस तो इस तरह से नहीं, जैसे मैंने भी एग्जांपल स्टार्ट में आपको दी थी कि वेट की डिपेंडेंस हाइट के ऊपर, ऑब्वियसली वेट की डिपेंडेंस हाइट के ऊपर तो होगी, लेकिन जब हम उसको इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू ना मिले जो ऑब्जर्व्ड हो, उसमें कुछ एरर आए, रैंडम एरर आए, अननोन रैंडम एरर आए। जैसे सैलरी की डिपेंडेंस एक्सपीरियंस के ऊपर है तो सही, लेकिन उस डिपेंडेंस को हम इनएग्जैक्ट कह रहे हैं कि एग्जैक्टली आप उसको डिटरमिन नहीं कर सकते कितनी आ रही है। जैसे कि एक पर्सन के ब्लड प्रेशर की डिपेंडेंस उसकी एज के ऊपर, तो ये भी इनएग्जैक्ट रिलेशनशिप है। तो इनएग्जैक्ट रिलेशनशिप में अगर आप उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, अगर लीनियर रिलेशनशिप है तो उसमें बी एक्स आई के साथ साथ यहाँ पे एक एरर टर्म भी आ रही होगी जिसको हम कहेंगे रैंडम एरर, अननोन रैंडम एरर, कि बेसिकली जो आपको दे रहे कि आपके पास एग्जैक्टनेस नहीं रही, इनएग्जैक्टनेस आ गई। सो सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड नॉन डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप। तो डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप को तो हम मैथमेटिकली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, प्रोबेबिलिस्टिक है, उसको हम फाइंड करेंगे बाय द टेक्निक ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन से हम इसको फाइंड करेंगे, जिसको हम रिग्रेस करेंगे आपके पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप को। तो बेसिकली आपके पास होता ये है कि हम इसको अगर हम देखते हैं कि हमने करना क्या है, आपके पास डेटा पॉइंट्स गिवन है। डेटा पॉइंट्स हैं कि एक्स की वैल्यूज के लिए आपके पास वाई की वैल्यूज गिवन है। जैसे आपके रूम में आपने डेली का टेम्परेचर नोट किया कि इस टाइम के ऊपर ये टेम्परेचर है, इस टाइम के ऊपर ये टेम्परेचर है, इस टाइम पे ये टेम्परेचर है। रूम का टेम्परेचर वेरी कर रहा है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो आपके दरमियान आपके पास रिलेशनशिप क्या है? डेटा पॉइंट्स तो आपने नोट कर लिए, अब आप ये चाह रहे हैं कि आप किसी भी टाइम के ऊपर टेम्परेचर को देख सकें, कि हो सकता है वो डेटा पॉइंट में आपने ऑब्जर्व ना किया हो तो आप इस इक्वेशन से प्रेडिक्ट कर सकें, या हो सकता है किसी और दिन के लिए आप उस टाइम के ऊपर टेम्परेचर को प्रेडिक्ट कर सकें। तो आप एक इक्वेशन फाइंड करना चाह रहे हैं कि विच शोज द टेम्परेचर, एक्सप्रेस टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ टाइम टी, स्मॉल टी। तो सबसे पहला काम ये होगा कि आप इन डेटा पॉइंट्स को प्लॉट करें। डेटा पॉइंट्स को प्लॉट किस तरह किया जाता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अलोंग एक्स एक्सिस और डिपेंडेंट वेरिएबल को अलोंग वाई एक्सिस। और डेटा पॉइंट्स को अगर प्लॉट करें एक्स एक्सिस के अलोंग, तो मैं वैसे ही बस अब रैंडमली कर रही हूँ कि इस तरीके से डेटा पॉइंट्स ये डेटा पॉइंट्स मैंने प्लॉट कर लिए। प्लॉटिंग तो बहुत आसान काम है। इस प्लॉट को हम कहेंगे स्कैटर प्लॉट। सिंपल, मैंने डेटा पॉइंट्स को जब प्लॉट किया, ग्राफ किया, तो इस प्लॉट को हम कहेंगे स्कैटर डायग्राम या स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट आपको ये बताती है कि डेटा पॉइंट्स का ट्रेंड क्या है, उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, क्या कोई रिलेशनशिप है या नहीं। अगर है तो वो किस तरह का है, वो लीनियर है या नॉन लीनियर है। ठीक है, लीनियर है या नॉन लीनियर है वो हमें स्कैटर डायग्राम को या स्कैटर प्लॉट को देख के ही पता चलेगा। अब यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि ट्रेंड जो है वो एक लीनियर है, एक लाइन को शो कर रहा है।
तो अब मुझे वो लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है कि एक ऐसी लाइन जो कि इस डेटा को बेस्ट फिट करे, यानी जो मुझे कम से कम एरर दे, क्योंकि यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेट कर रही हूँ, वैल्यूज को अप्रोक्सीमेट कर रही हूँ, तो एरर तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन एरर को हम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, लेकिन एरर को मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। तो हम उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करते हैं जो कि आपको कम से कम एरर दे। वो ये भी हो सकती है, वो इस तरह से भी हो सकती है, वो कुछ ये लाइन भी हो सकती है, कुछ इस तरह से भी। यानी अगर मुझे लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है और मुझे नजर आ रहा है कि दोनों वेरिएबल्स के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप है, तो मुझे इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है और उसके लिए मैं इसको वाई हैट फाइंड करूंगी, वाई हैट कहूंगी कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू को एस्टिमेटेड वैल्यू के साथ डिफरेंशिएट करने के लिए। अब ये मेरे पास लाइन की इक्वेशन यूनिक नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली पॉइंट्स मेरे कोलिनियर नहीं है। दो पॉइंट्स अगर हों तो उनके दरमियान तो यूनिक लाइन आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये डेटा पॉइंट ज्यादा है आपके पास, तो आपने यूनिक लाइन नहीं है बल्कि एक से ज्यादा लाइन्स हैं। तो कौन से लाइन है जो इसको बेस्ट फिट करे, यही हमारा आज का काम है। और जब आपकी लाइन की इक्वेशन चेंज हो रही है, इसका मतलब है ये बेसिकली आपको ये ए और बी ही डिटरमिन करने हैं। ए और बी अगर आपके पास डिटरमिन हो गए, एक इसमें से इंटरसेप्ट है और एक इसमें से स्लोप है, बी स्लोप है और ए इंटरसेप्ट है इसमें आपके पास। तो यही तो आपने इस रिग्रेशन लाइन के लिए इनको डिटरमिन करना है। अगर ए और बी डिटरमिन हो गए तो फिर आप इनकी रिग्रेशन को किसी भी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए वाई को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वाई को एस्टिमेट कर सकते हैं, वाई हैट को, ऑब्जर्व्ड वैल्यू को, जो जरूरी नहीं है डेटा पॉइंट्स में से ही हो, इनके दरमियान भी हो सकता है और उनसे बाहर भी हो सकता है। प्रेडिक्शन दो तरह की होती है, एक इंटरपोलेशन और एक एक्सट्रापोलेशन। क्या फर्क है दोनों में? इंटरपोलेशन डेटा पॉइंट्स के दरमियान की वैल्यूज को प्रेडिक्ट करेगा, एक्सट्रापोलेशन डेटा पॉइंट्स के बाहर की वैल्यूज को प्रेडिक्ट करेगा। यानी इनमें से अगर मैंने किसी बाहर की वैल्यू को प्रेडिक्ट करना है तो मैं एक्सट्रापोलेशन यूज करूंगी। अच्छा, अब इसमें से मैं एक लाइन रिमूव कर लेती हूँ, एक ही लाइन रखती हूँ, ये तो नहीं रिमूव हो रही। चलो ये हो गई है। चलिए मैं सपोज करती हूँ कि मैंने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, ए और बी को डिटरमिन करना है। अब ए और बी को हम कैसे डिटरमिन करेंगे? विच विल गिव मिनिमाइज अवर एरर। एरर क्या है? अब यहाँ पे ये लाइन की इक्वेशन है, अगर मैं इस डेटा पॉइंट को लेती हूँ तो ये मेरे पास है ऑब्जर्व वैल्यू, और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करती हूँ, तो ये जो वाई हैट मेरे पास आएगा, ये मेरे पास है एस्टिमेटेड वैल्यू जो कि मैंने लाइन की इक्वेशन से फाइंड किया है। दोनों वेरिएबल एक्स को कॉरिस्पॉन्ड करें, लेकिन इनमें से एक, जो ये फर्स्ट वन है, जो ऊपर वाला है, ये ऑब्जर्व वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है, और वाई हैट एस्टिमेटेड वैल्यू जो कि मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करने से मुझे मिली, यानी इस इक्वेशन में पुट करने से मिली। और ये आपके पास है एरर, दोनों के दरमियान डिफरेंस, विच इज वाई माइनस वाई हैट को हम एरर कह रहे हैं, जो कि आपके पास n अगर डेटा पॉइंट्स हैं तो n एरर्स आ जाएंगे, और वो आप इसके साथ i लगा के अब इसको मेंशन कर सकते हैं। तो एरर को मैंने मिनिमाइज करना है। अब एरर आपके पास इसमें दो तरह के एरर्स आ रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव है। अगर मैं सम ऑफ द एरर्स करूं तो कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस एक दूसरे का कैंसिल करके मेरे पास जो एरर एक्चुअल एरर है वो नहीं होगा। तो सम ऑफ द एरर के लिए जरूरी है कि या तो आप उनके मॉड को ऐड करें या उनका आप स्क्वायर ले लें, स्क्वायर ले लें, जैसे हमने मीन स्क्वायर डेविएशंस की थी, इस तरीके से हम स्क्वायर्स को ऐड कर लेते हैं। अब मेरा इंटरेस्ट इसमें है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एरर, और इसको मैं डिनोट कर रही हूँ कैपिटल एस से, ये। सो आई वांट टू डिटरमिन दोज वैल्यूज इन ए और बी फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एरर इज मिनिमम। ठीक है, यही काम करना है ना हमने। रिग्रेशन लाइन बेस्ट फिट तो वही लाइन होगी, वही रिग्रेशन लाइन बेस्ट फिट होगी, यानी वो वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आपने फाइंड करनी है विच विल मिनिमाइज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एरर। सम इसलिए किया क्योंकि आपके पास n डेटा पॉइंट्स हैं तो n एरर्स आएंगे, तो उन सबको सम किया, उनके स्क्वायर को सम किया, ताकि स्क्वायर इसलिए किया ताकि आपके पास नेगेटिव साइन जो है वो एलिमिनेट हो जाए, सारे पॉजिटिव आ जाए। तो अब आपके पास यहाँ पे कैलकुलस इन्वॉल्व हो गई है, s को हमने मिनिमाइज करना है। तो फंक्शन आपके पास कैपिटल S है, इसको मिनिमाइज करना, ये किसका फंक्शन होगा? S किसका फंक्शन होगा? S इज इक्वल टू समेशन
वाई आई, ये तो आपके पास ऑब्जर्व वैल्यू है, ये एस्टिमेटेड है जो कि हम यहाँ से पुट करेंगे a माइनस बी एक्स आई स्क्वेयर, ये आपके पास आ गई। ये अब आपके पास सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द एरर टर्म आ गई। अब ये किसका फंक्शन है? वाई आई, एक्स आई तो ऑब्जर्व्ड है, ये तो फिक्स है, क्योंकि यहाँ जब आप वैल्यू पुट करेंगे उनको सम करेंगे तो आपके पास ये तो कोई वैल्यूज आ जाएंगे। फंक्शन किसका है? कैपिटल एक्स, जिसको आपने मिनिमाइज करना है। वेरी क्या कर रहा है इसमें? फंक्शन है इसमें ए और बी, बेसिकली ए और बी ही चेंज करें ना। अगर आप लाइन की इक्वेशन चेंज कर रहे हैं तो ए और बी ही तो चेंज कर रहे हैं इसमें। तो आपने वो ए और बी, वो लाइन की इक्वेशन लेनी है, ए और बी लेने हैं, जिसके लिए सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द एरर इज मिनिमम। तो इसके लिए सम, जब जब भी आपने मिनिमम करना है, किसी चीज को मिनिमाइज करना है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है फंक्शन की, तो उसके लिए आप उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। चूंकि ये एस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है ए और बी, तो इसमें इसलिए हम इसके पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू ए लेंगे, ए को एज अ वेरिएबल कंसिडर करेंगे। सम आ रहा है, सम को आप एज इट इज लिख दें या एन वैल्यूज लिख के फिर उसका डेरिवेटिव लिख लें, अलग से वो भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये फंक्शन है, उसकी पावर 2 है, पावर पहले आ गई और पावर में से एक आपने कम कर दिया, 2 माइनस 1 इज 1, और इसके बाद इसमें वेरिएबल है a, इसका डेरिवेटिव है -1, ये आ गया। इसके बाद इसको विद रिस्पेक्ट टू b डिफरेंशिएट करें, अगेन वही प्रोसीजर होगा। फंक्शन की पावर स्टार्ट में आ गई, फंक्शन की पावर में से एक कम करें, वेरिएबल है आपके पास b के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, बाकी वेरिएबल कांस्टेंट है, यानी a को कांस्टेंट रखते हुए इसका डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू b माइनस एक्स आई। जी, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं, यानी कि इन डेरिवेटिव्स को 0 के इक्वल रखना है, दोनों डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख दें। डेरिवेटिव को जब आपने 0 के इक्वल रखा तो फिर आपने, अब मैं साथ में ये 2 और -1 कैंसिल हो जाएगा, 0 की उस तरफ ले जाएं और समेशन भी अप्लाई कर लें। समेशन वाई आई माइनस ए इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट समेशन के लिए कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके पास इंडेक्स आई नहीं है, इसको हम सम नहीं कर रहे, तो इसलिए ये माइनस एन ए हो जाएगा और माइनस बी समेशन एक्स आई। इसको उस तरफ ले जाएं इक्वेशन के, तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। इस तरीके से आप इसको भी समेशन अप्लाई करें, एक्स आई से मल्टीप्लाई भी कर लें, एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स आई प्लस बी एक्स आई स्क्वेयर। तो यहाँ से आप दोनों की 0 आपने पुट करके ए और बी की वैल्यू डिटरमिन कर ली। ए और बी की वैल्यू को, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ए और बी की वैल्यू को डिटरमिन करेंगे। वो ए और बी की वैल्यूज इस फंक्शन एस को मिनिमाइज कर रही हैं और मिनिमाइज कर रही होंगी, तो वो ए और बी की वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो आपके पास बेस्ट फिट लाइन आ जाएगी, रिग्रेशन लाइन आ जाएगी, which has minimized the least square error। इस रिग्रेशन इक्वेशन को हम कहेंगे लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन लाइन, क्योंकि हमने इसमें लीस्ट स्क्वेयर तो आपने किया होगा लीनियर अलजेब्रा में भी यूज, इसके अलावा आप आगे न्यूमेरिकल मेथड में भी उसको यूज कर रहे हैं, और एक आपका यहाँ पे काम है प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में। अच्छा, जब हम मिनिमाइज करते हैं जी, मैम ये n कहाँ से आ रहा है? स्मॉल एन, यस मैम। स्मॉल एन मेरे पास n डेटा पॉइंट्स है ना, i इज इक्वल टू 1 to n। जब मैंने a के ऊपर समेशन अप्लाई की, a तो कांस्टेंट है ना, a को मैंने कितनी दफा ऐड करना है, सम करना है n टाइम्स, तो n a आ जाएगा ना, ठीक है। यस मैम। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ मैंने एक काम किया है, मैंने कैलकुलस तो यूज कर ली, लेकिन आप में से किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, जब हम मिनिमाइज कर रहे हैं तो मिनिमाइज क्रिटिकल पॉइंट्स पे हमें तो ये तो नहीं पता कि क्रिटिकल पॉइंट्स यानी ए और बी जो आ रहे हैं, क्या ये मिनिमम वैल्यू देंगे, ये मैक्सिमम भी तो दे सकते हैं, उसके लिए तो हमें डबल डेरिवेटिव पे जाना पड़ेगा। डबल डेरिवेटिव तो मैंने लिया ही नहीं, तो मुझे कैसे पता चला कि ये जो ए और बी इन दो इक्वेशन से आ रहे हैं, यानी जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, जब आपने डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा तो आपके पास ये ए और बी की वैल्यूज आ रही है, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, लेकिन ये क्रिटिकल पॉइंट्स मिनिमम वैल्यू ही दे रहे हैं एरर की, एस की, कैपिटल एस की, ये मैक्सिमम नहीं दे सकते। मुझे तो डबल डेरिवेटिव लेके चेक करना चाहिए ना।
तो मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? करना चाहिए था मैम। करना चाहिए था, लंबा काम करना चाहिए था। जी मंसूर आप बताएं। मैम फिर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है पर उसको सॉल्व करते बैठ के। कंफर्मेशन तो वहीं से होनी थी ना। मुश्किल काम हो लेकिन जो काम कंप्लीट है वो तो करना है ना। एरर का क्या अपर बाउंड होता है? नो मैम। एरर कोई का एक अपर बाउंड नहीं होता। एरर की मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकती। एरर का लोअर बाउंड ही होता है। तो यहाँ पे मैं चूंकि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एरर कर रही हूँ तो इसमें सिर्फ लोअर बाउंड ही होगा, अपर बाउंड तो नहीं होगा ना उसका। तो इसका मतलब है जो भी क्रिटिकल वैल्यू होगी वो मुझे मिनिमम वैल्यू ही देगी, अपर उसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं दे सकती। आपके पास ऐसे फंक्शंस भी तो होते हैं जिनका सिर्फ लोअर बाउंड है, मैक्सिमम एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे ये ले लें आप, पैराबोला सिर्फ मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, अपर नहीं। इस तरीके से एरर तो इक्वेशन तो मैं कहीं भी लाइन की इक्वेशन तो मैं कहाँ भी फैलाऊं, मैं ऊपर भी ले जाऊं, जितना मर्जी ऊपर ले जाऊं, मेरे पास एरर मैक्सिमम एरर तो मैं फाइंड कर ही नहीं सकती ना। मैम ये मैक्सिमाइज समझ कर ही नहीं नहीं आई कि सकते ना एरर को। मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं कर सकती। बेटा एरर को आप मुझे बताएं कि आप एरर को क्या मैक्सिमम एरर की अपर लिमिट फाइंड कर सकते हैं? ये एस कैपिटल एस क्या है? ये एरर ही तो है। यस मैम। एरर की क्या मैक्सिमम वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं? मैम मैक्सिमम जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उतना ही एरर आ सकता है, या तो सारी की सारी गलत हो जाएगी। ऑब्जर्वेशंस तो फिक्स है ना। हम चेंज किसको करें? हम इस लाइन को चेंज करें, यानी हम वाई हैट को चेंज करें। अगर वाई हैट आपका इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो फिर आपके एरर की टर्म क्या होगी? उसका तो कोई अपर बाउंड नहीं होगा ना एरर का। मैक्सिमम वैल्यू तो होती नहीं है एरर की, सिर्फ मिनिमम वैल्यू होती है। तो इस केस में आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो मिनिमम वैल्यू ही देगा, वो अपर नहीं देगा, इसलिए हमें सेकंड डेरिवेटिव पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो आप मैं जिस इस लाइन की इक्वेशन को, ये लाइन मैं यहाँ नहीं बनाती, मैं ऊपर बना देती हूँ और कहीं भी लेती जाती, तो मैं जितना जितने ऊपर लेके जाऊंगी एरर मेरा इंक्रीज करता जा रहा है। कोई अपर बाउंड तो नहीं बना ना एरर का। ऊपर लेके जा रही हूँ और ऊपर लेके जा रही हूँ लाइन को, तो एरर जो है वो इंक्रीज कर रहा है ना। ये एरर है मेरे पास। ठीक है फैसल, सही है मैम। हमने ये एरर को एरर, मिनिमाइज करना है ना मैम बस। हमने एरर को मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज के लिए हमें वो क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए, यानी ए और बी की वो वैल्यूज चाहिए जो कि एस को मिनिमाइज करें। उसके लिए हमने डेरिवेटिव लिया, उसको जीरो के इक्वल पुट किया। अब ए और बी की ये दो इक्वेशंस आ गई, इनसे ए और बी की जो वैल्यूज आएंगी वो मिनिमम एरर दे रही है। मैक्सिमम तो दे नहीं सकती क्योंकि अपर बाउंड तो है नहीं है, और ये ए और बी की वैल्यूज हम लेंगे। चलें जी, ये सारा बाकी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, नॉन डिटर्मिनिस्टिक मॉडल और स्कैटर प्लॉट भी बता दिया है कि सबसे पहला काम है कि स्कैटर प्लॉट करना है। ये देखें कि आपके पास ये हो सकता है कि लीनियर रिलेशनशिप हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, या नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो, कर्व हो, और हो सकता है कोई रिलेशनशिप हो ही ना। पहले स्कैटर प्लॉट बनेगा तो ही हम बता सकते हैं कि क्या रिलेशनशिप है। ये ना हो कि आपके पास नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो और आप उसमें एक लाइन फिट कर रहे हो, फिर तो आपके पास बहुत ज्यादा एरर आ जाएगा। और हो सकता है कि एक लाइन की इक्वेशन हो और आप उसमें नॉन लीनियर कोई और कर्व फिट कर रहे हो। तो स्कैटर प्लॉट से ही आपको पिक्चर मिलेगी कि ट्रेंड क्या है डेटा पॉइंट्स का। तो अब हमारे पास ये मैंने लिखा है विच इज द बेस्ट फिट लाइन, इसी को हमने डिटरमिन करना है। इसके लिए हम प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर यूज करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर यही है कि दैट विल मिनिमाइज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एरर्स। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एरर्स मिनिमाइज करना है। जीरो तो कर नहीं सकते, जीरो कर लिए तो एग्जैक्ट वैल्यूज आ जाती हैं। ये बेसिकली ये जो ब्लू वाली है ये मैंने पॉपुलेशन के लिए लिखी है और ये सैम्पल डेटा के लिए है। और इसमें ए और बी एस्टिमेट होंगे अल्फा और बीटा के, और ये जो वैल्यू है ये प्रेडिक्टेड वैल्यू है जो लाइन की इक्वेशन है। ये आपके पास एक रिलेशनशिप है और इससे आप उसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास यही है जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया है, एरर नाम, ये लाइन की इक्वेशन है। ये एरर को मिनिमाइज करना है और इसके बाद ये आपके पास एस इज अ फंक्शन ऑफ ए एंड बी को मिनिमाइज किया। ये दो इक्वेशंस आ गई। ये दो इक्वेशंस अब आपने ज़हन में रखनी है। अगर आपको लगता है कि आपको ये नहीं याद कर सकते तो इसकी डेरिवेशन ज़हन में रखना। डेरिवेशन इसकी बहुत आसान है, बस सिंपल आपके पास ये एरर टर्म आपको पता होना चाहिए कि ये एरर टर्म है, इसमें से वाई हैट की वैल्यू पुट की, उसको एक दफ़ा ए के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया और एक दफ़ा बी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया, और फिर उसको जीरो के इक्वल पुट करके समेशन अप्लाई करते हैं। ये ज़हन में रखने की ऐसा ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आपको यहाँ से इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और बी की वैल्यूज डिटरमिन की हैं,
नॉर्मल इक्वेशंस इनको हम कह रहे हैं। सो कुछ प्रॉपर्टीज हैं लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन की। पहली तो ये है कि ये मीन ऑफ द डेटा में से पास करती है। दूसरी ये है कि सम ऑफ द दिस स्क्वायर सम ऑफ द डेविएशंस इक्वल टू 0, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एरर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और ये तो हमने देख लिया था कि ये मिनिमम होता है स्क्वायर्स को करें। और ए और बी अल्फा और बीटा के एस्टिमेट्स हैं। ये क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन इसके बहुत ही आसान है, सिंपल। आपको डेटा पॉइंट्स गिवन होंगे x and y. You have to find the regression equation, linear regression equation for the following data and also predict the value of y at coordinate. तो आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन है y hat is equal to a plus bx. ये आपको डिटरमिन करनी है। a और b बेसिकली डिटरमिन करने, a और b डिटरमिन करने के लिए यू हैव दिस इक्वेशन yi is equal to na plus b summation xi। और इसी इक्वेशन को अगर मैं xi से मल्टीप्लाई कर दूं a, तो मेरे पास नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी प्लस b समेशन xi स्क्वायर। इन दो इक्वेशन से मैंने a और b डिटरमिन करना है। इन दो इक्वेशंस के लिए मुझे एक ये सम चाहिए, एक ये सम चाहिए, एक ये सम चाहिए और एक ये सम चाहिए। तो टोटल का मैं कॉलम बना लेती हूँ समेशन का। x एंड y के लिए सम करेंगे वैल्यूज, वो यहाँ पे आ जाएंगी समेशन xi, समेशन yi करेंगे, ये आ जाएगी। इसके बाद एक कॉलम और बनाना है xy का और एक कॉलम बनाना है x स्क्वायर का, और उसको आप सिंपल सम कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा समेशन xi yi और समेशन xi स्क्वायर। ठीक है, ये सम कर लेंगे और फिर इसको हम यहाँ पुट करेंगे इन वैल्यूज में। इन दोनों इक्वेशंस को फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे फॉर ए एंड बी। जो ए और बी की वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पुट कर लेंगे। सो यू विल गेट द रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन फॉर दिस डेटा पॉइंट्स। इससे आप किसी भी वैल्यू के लिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 14 के लिए प्रेडिक्ट है। अब ये एक्सट्रापोलेशन है या इंटरपोलेशन है? इंटरपोलेशन है, क्योंकि ये डेटा पॉइंट्स के बीच की यहाँ की वैल्यू ये 14, ये इंटरपोलेशन हो गया। एक्सट्रापोलेशन ये है कि आप इधर से 3 4 5 3 4 के लिए डिटरमिन करें या 18 19 20 आउट ऑफ दिस डेटा पॉइंट जो है वो रेंज आप वैल्यू डिटरमिन करें, वो एक्सट्रापोलेशन होगी। बेसिकली ये काम यहाँ पे हुआ है। कॉलम बने हुए हैं, इनको आपने चेक करना है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि n जो है वो 9 है, जहाँ 10 लिखा हुआ है। कोई वैल्यू मिसिंग तो नहीं है, लेकिन फिर मैं यहाँ पे मैं इसको देखती हूँ मैंने ये क्यों लिखा हुआ है। और ये डिटरमिन कर लिया, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आता है आपको। डिटर्मिनेंट से भी कर सकते हैं, अगर 2 से ज़्यादा हो तो हम डिटर्मिनेंट से करते हैं। और डिटरमिन करने के बाद ये आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन आ गई। ये आपको एस्टिमेटेड वैल्यूज देगा। अब आपने यहाँ पे देखना है कि डेटा पॉइंट्स में से अगर कोई वैल्यू पुट करेंगे तो भी आपको वही ऑब्जर्व वैल्यू नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 5 पुट करती हूँ उस इक्वेशन में, x इज इक्वल टू 5 अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो मुझे y हैट की वैल्यू 16 नहीं मिलेगी, ऑब्जर्व वैल्यू के इक्वल नहीं होगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपकी रिग्रेशन इक्वेशन डेटा पॉइंट्स में से ही पास करे। देखा कि वो डेटा पॉइंट्स में से पास नहीं भी कर रही, किसी एक आधे पॉइंट पे हो सकता है कि वो डेटा पॉइंट में से पास करे। नॉर्मली आपके पास ये ऑब्जर्व्ड है और ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, ये एस्टिमेटेड वैल्यू जो भी आ रही है x के लिए, तो उसका उसमें से पास करना जरूरी नहीं है। लेकिन मीन ऑफ द डेटा में से पास करेगी, जो डेटा की मीन वैल्यूज आ रही हैं उनमें से पास करेगी। और मीन में से पास करेगी इसका मतलब है कि सम ऑफ द डेविएशंस आपके पास 0 के इक्वल आ रही है। ओके जी, मल्टीपल, इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए फिर। ये 2 क्वेश्चन आपने करने हैं। क्वेश्चन 1 जिसमें आपको 2 वेरिएबल्स गिवन है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ 20 अपैरेंटली हेल्थी एडल्ट्स दिया गया है along with their एज इसमें x है और ब्लड प्रेशर इसमें वेरिएबल y है। यू हैव टू फाइंड स्ट्रेट आर लीनियर रिग्रेशन टू दिस डेटा। और इसके बाद आपने सेकंड पार्ट में प्रेडिक्ट करना है फॉर अ मैन एजिंग 25 ईयर्स। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। द डेटा सेट इन टेबल कंसर्न द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड द रेजिस्टेंस ऑफ वैक्यूम ट्रांसड्यूसर बॉबिन्स
विच आर यूज इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। और इससे आपने फिर एक तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन इसमें करना है, सिंपल है, इसमें एक ही वेरिएबल है, इसके साथ प्रेडिक्ट भी करना है रेजिस्टेंस को, और स्कैटर डायग्राम को भी प्लॉट करना है, और फोर्थ पार्ट है कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड इंटरप्रेट इट्स वैल्यूज। कोरिलेशन अभी हमने पढ़ा नहीं है, जब आप वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ लेंगे तो फिर आप इसका ये फोर्थ पार्ट भी कर लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे सिर्फ मेंशन कर देंगे, यानी क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है। तो ये 2 क्वेश्चंस आपका होमवर्क है, और इसके साथ साथ ये मल्टीपल रिग्रेशन भी है। मल्टीपल रिग्रेशन में अब आपके पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ गए हैं, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, x1 x2 xk, और इसके साथ साथ फिर ये कोएफिशिएंट्स भी ज्यादा हो गए हैं। अगर आपके पास सिंपल है तो उसमें 2 वेरिएबल, 2 आपके पास पैरामीटर्स होंगे a और b, इनको एस्टिमेट आप कर रहे हैं अल्फा और बीटा। और अगर आपके पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो फिर उसके हिसाब से कोएफिशिएंट बढ़ते जाएंगे। तो आपके पास फिर इतनी इक्वेशंस भी ज्यादा हो जाएंगी। एग्जांपल्स कुछ मैंने यहाँ लिखी हुई हैं मल्टीपल रिग्रेशन की, जब आपके पास डिपेंडेंस एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे है तो फिर, और इसके साथ अगर एस्टिमेटेड मल्टीपल रिग्रेशन है, आपके पास 2 रिग्रेसर्स हैं और सेट ऑफ n ऑब्जर्वेशंस, तो आपके पास फिर 3 इक्वेशंस बनेंगी, और इन 3 इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है, ये 3 इक्वेशंस, और ये ऑन द सेम लाइंस हमने की हैं, जैसे हमने सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एरर किया था, ऑन द सेम लाइंस हमने इन 3 इक्वेशंस को डिटरमिन किया है। और इसमें ये पहले आपके पास बेसिकली उसी इक्वेशन में आपने x2 से उसको मल्टीप्लाई करनी, इतनी मुश्किल नहीं है ये इक्वेशन, ठीक है जी। आज का लेक्चर आसान था, ये मुश्किल काम है, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, बाकी इसमें क्वेश्चंस इसके मुश्किल नहीं है जी स्टूडेंट्स। मैम ऐसा मुश्किल तो नहीं है, बस ये है कि यानी कि न्यूमेरिकली हैवी है, थोड़ा सा कह सकते हैं। क्या है फॉर्मूलाज हैवी? नहीं, फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे, चले आसान। फार्मूले मैंने आपको बताया कि आप फार्मूले बिल्कुल जेहन में ना रखें, मैं इस हक में नहीं हूँ कि इतने ज्यादा फार्मूले आप जेहन में रखें फिर एक भी याद ना रहे और फिर उससे मसला। आप थोड़ी सी डेरिवेशन का जेहन में रख लें कि डेरिवेशन हमने किस तरह से की है, स्टेप्स जेहन में रखें कि डेरिवेशन हमने बेसिकली इसको सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एरर को लेके की है, इसको डेरिवेटिव लेना तो यहाँ से बहुत आसान है, मैंने अभी आपके सामने लिया है, और डेरिवेटिव ले लिया और उसको 0 के इक्वल पुट करके अप्लाई कर लिया। या एक इक्वेशन को जेहन में रखें कुछ इस तरह से है तो उसमें फिर xi से मल्टीप्लाई कर लें तो नेक्स्ट वन आ जाती है, ठीक है। चलें जी, इंशाल्लाह फिर अब बाकी हम करेंगे, हमारे पास टॉपिक रह जाएगा कोरिलेशन का, जो कि हम नेक्स्ट वेडनेसडे की क्लास में करेंगे।